चांदनी, वाईफाई ऑन कर जल्दी। यस, આવે છે અવાજ? હા સર, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ને સર? હા, ક્લિયર છે. અને અવાજ જે આવે છે સર કમ્પ્લીટ? કમ્પ્લીટ. ઓકે, જય ધન્વંતરી સર. હા, જય ધન્વંતરી. હા, થોડીક વારમાં બધા જોઈન થઈ જાય એટલે આપણે ચાલુ કરીએ સેશનને. ઓકે. હા. અવાજ બહાર આવે. ક્લિયર છે સાઉન્ડ? હા સર, સાઉન્ડ ક્લિયર છે. ઓકે. તો સર આપણે સેશન ચાલુ કરીએ ધીમે ધીમે, તો ત્યાં સુધીમાં લોકો આવશે તે અને યા શ્યોર. સેશન એક પીક પણ પકડી લે. हाँ, यस. तो जय धन्वंतरी, हम सब जो भी उपस्थित वैद्यगण है, विद्यार्थीगण है, तो आज हमने इनवाइट किया है वैद्य हेमंत पटेल सर, जिन्होंने गायनेक के अंदर 10 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी इनकी आरोग्यदा आयुर्वेद क्लिनिक भी रनिंग कर रहे हैं वलसाड के अंदर, जिन्होंने अपना पीजी किया है इटरा जामनगर से, ITRA जामनगर से। तो इन्होंने अब तक क्लिनिक में अपना जो भी एक्सपीरियंस किया है पेशेंट्स को देखने का, वो सारा निचोड़ आज हम इनसे जानेंगे। उनके प्रोटोकॉल्स क्या है, कैसे वो पेशेंट्स को टेकल करते हैं। और आज हमने टॉपिक रखा है इनफर्टिलिटी का भी। मेनली हमारा फोकस भी वही रहेगा कि इनफर्टिलिटी का सर का क्या अप्रोच होता है आयुर्वेद के जरिए। तो सबसे पहले जय धन्वंतरी सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया लाइव सेशन के लिए। यस, जय धन्वंतरी। और तो सर, मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है, डेफिनेशन से भी। ओके, ऐसे तो सभी लोगों जो विद्यार्थी टीचर्स वगैरह जो भी रहेंगे, तो ज्यादातर लोगों को पता है इनफर्टिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से जाएंगे तो एक उसी के लिए एक डेफिनेशन दिया गया है। क्योंकि क्या है कि जब भी हम प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आएंगे, स्पेशली इनफर्टिलिटी रिलेटेड। अगर आप गायनेक की प्रैक्टिस करेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम इनफर्टिलिटी किसे बोलेंगे, तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी गई है कि कोई कपल है, वो फेल्यूर टू कंसीव विद इन 1 or more ईयर विथ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। अगर कोई कपल 1 साल से ट्राई कर रहा हो रेगुलरली, बीच में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज नहीं कर रहा हो, और उसके बाद भी अगर फिर बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर उसे हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा कपल आएगा कि उसका हस्बैंड जैसे आर्मी में है, तो वो बीच में
6 महीना रेगुलरली वो ट्राई कर रहे हैं और बीच में उसका रेगुलर नहीं है और उसके बाद फिर वो बोलेगा कि भाई इनफर्टिलिटी है, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे उसमें सेट नहीं रहेगा। कई बार कपल बीच में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी नहीं कहा जाएगा। कई बार ऐसे भी कपल रहेंगे कि शादी के 2-3 साल हो गए, वो प्लान नहीं कर रहे हैं और उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट किया, तो 2 महीने के बाद में हमारे पास आएंगे इनफर्टिलिटी है, तो वो भी इनफर्टिलिटी है। तो उसमें हम सपोर्टिव मेडिसिन जरूर से देंगे, लेकिन पेशेंट को हमें काउंसिल करना है कि दिस इज नॉट इनफर्टिलिटी, ठीक है। और देखिए आयुर्वेद में एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिलेंगे। जैसे एक रेफरेंस है अप्रजा करके, जिसकी प्रजा नहीं है वो अप्रजा बोला जाएगा। कई बार हम डायग्नोसिस में लिखते हैं अनपत्या, तो जिसका अपत्य नहीं है, संतान नहीं है, तो अनपत्या कहा जाएगा। वैसे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। सुश्रुत संहिता में भी अगर हम जाएंगे तो वंध्या योनि व्यापद, देर आर टोटल 20 योनि व्यापद हमारी संहिता में दिए गए हैं, तो उसमें से एक योनि व्यापद है वंध्या। तो वंध्या के लिए बोला गया है कि वंध्या नष्टार्तवा इति, जिसका नष्टार्थ आर्तव जो है नष्ट हो चुका है, तो उसे हम वंध्या कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो 1 साल से अगर ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो फिर वो हम इनफर्टिलिटी उसे बोल सकते हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली अगर फीमेल की एज 35 साल से ज्यादा है, मोर देन 35 ईयर, तो फिर ये टाइम कम हो जाएगा। तो उस क्योंकि क्या वो ऑलरेडी मेनोपॉज की तरफ जा रही है, तो उसके पास टाइम भी कम है कंसीव करने के लिए, तो फिर उसको डेफिनेशन में हमें 1 साल से कम करके 6 महीने में चले जाएंगे। तो उसके लिए 6 महीना है, ठीक है। तो जब भी हम हमारे पास पेशेंट आएंगे तो ये एक चीज हमें ध्यान रखना है, इनफर्टिलिटी कैसे कहना है। जी सर। और सर आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कॉमन क्या कारण क्या हो सकते हैं, उसके हेतु क्या हो सकते हैं कॉमन आजकल? यस, देखिए हम्म, अभी आयुर्वेद के हम विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले थोड़ा आयुर्वेद में देखेंगे। तो शारीर स्थान में चरक संहिता में जब भी एक संवाद आता है कि कई बार फीमेल स्वप्रजा यानी कि फर्टाइल है, और फर्टाइल होते हुए भी उसमें अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस हमारी संहिता में दिए गए हैं। सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है शारीर स्थान में योनि प्रदोष। तो टोटल जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें योनि व्यापद अध्याय जो है लास्ट चिकित्सा स्थान, तो उसमें 20 तरह के जो योनि व्यापद दिए गए हैं, तो उसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो भी कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद सेकंड रीजन एक दिया गया है कि मनसो अभितापस्च, अगर मेल फीमेल दोनों में से कहीं पे कुछ मानसिक कारण है, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो उसमें शुक्र अश्रुक दोसाद, ठीक है। शुक्र यानी कि मेल साइड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अश्रुक यानी कि फीमेल साइड में पर्टिकुलरली पीरियड्स के रिलेटेड कुछ इश्यू है, फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, जैसे एमेनोरिया, पीरियड्स ही नहीं आ रहे, तो वैसे बहुत सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी एक रीजन इनफर्टिलिटी के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद लिखते हैं कि आहार विहार दोषात, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों में हम देखेंगे, जैसे लाइक पीसीओडी है, तो आहार विहार दोष जो है वो आज के युग के हिसाब से हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा रीजन है उसके लिए। दूसरा एक दिया गया है अकाल योगाद। अकाल योगाद यानी कि जब भी ओव्यूलेशन के टाइम अगर फिजिकल रिलेशन नहीं रहते, उसके सिवाय के टाइम में रहते हैं, तो वो भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर टाइम पे रिलेशन रहना वो भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, तो अकाल योगाद जो हम उसके हिसाब से ले सकते हैं। लास्ट में एक बताया है बल संशयाच। बल संशयाच यानी कि मेल और फीमेल को कुछ ऐसे डिसीज हो कि जिससे उसका बल का क्षय होते जा रहा है। जैसे आज के युग में हम लेंगे कि फीमेल को अगर हाइपरथायरोडिज्म है, तो हाइपरथायरोइड में कंटिन्यूस वेट लॉस हो रहा है, बल का क्षय हो रहा है। ऐसा कोई बड़ा डिसीज है जैसे कि टीबी का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखो, सीवियर एनीमिक लेडी है। तो ऐसे बहुत सारे जो डिसीज है जिससे उसका बल का कंटिन्यूस क्षय हो जा रहा है, तो ये सब चीजें उसमें प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। अगर मेल पर्टिकुलरली हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देंगे तो उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेल, फीमेल,
बोथ, और इडियोपैथिक यानी कि नॉन कोज इनफर्टिलिटी। मेल जो है मैं उसमें एटलीस्ट जो हमें पेशेंट मिलते हैं 30-40% के आसपास जो प्रॉब्लम्स है कोजिस, वो मेल के साइड में देखने को मिलेंगे। सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, कहीं पैसेज में प्रॉब्लम है। पैसेज यानी कि जो सीमेन का कलेक्शन से लेके बाहर जो आना रास्ता, तो ट्रैक में कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है या कहीं पे इंफ्लामेशन है। जैसे कि वेरिकोसिल, बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलेंगे आजकल वेरिकोसिल के। तो वैसा कुछ प्रॉब्लम है। थर्ड में अगर हम जाएंगे तो पावर का प्रॉब्लम। पावर यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, कि फिजिकल रिलेशन बनाने में ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे मेल के साइड में जो प्रॉब्लम है, तो 40% के आसपास जो टोटल पेशेंट मिलेंगे, तो वो मेल साइड में मिलेंगे। फीमेल साइड में हम जाएंगे तो थोड़े से ज्यादा, एटलीस्ट 45 to 55 के आसपास जो परसेंटेज मिलेंगे, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। बाकी 10% जो पेशेंट हमें ऐसे मिलेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मेल साइड में थोड़ा से स्पर्म काउंट कम है और फीमेल साइड में कुछ ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, तो वो 10% में जाएंगे। और लास्ट जो है वो इडियोपैथिक नॉन कोज, यानी हमारे पास पेशेंट के सभी रिपोर्ट है, मेल के भी रिपोर्ट्स हमने करवा लिए, फीमेल के सभी रिपोर्ट्स करवा लिए, फिर भी उसमें कोज क्लियर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई सब कुछ क्लियर है, फिर भी हमें भी पता नहीं चला ये क्यों हो रहा है। तो जो नो कोज इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद में भी जब भी हम योनि व्यापक पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक जो दिखाया, योनि व्यापक का श्लोक है, उसमें जो कोजिस दिए गए तो लास्ट में बोला है देवाच। देवाच यानी कि जो डेस्टिनी, आपके जो कर्म जो है, तो ये सब चीजें उसके साथ हम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ सही है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे 10 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई कोज नहीं है, अगर वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो उसमें से 10 में से 5 कपल अपने आप ही कंसीव हो जाते हैं उसमें से। बाकी 4-5 जो कपल है उसमें प्रॉब्लम बाद में रह सकती है। जी सर। और सर आपके क्लिनिक में कौन कौन से टाइप के पेशेंट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल सर? यस, देखिए अभी मैक्सिमम जो पेशेंट मिलेंगे हमें, तो वो कुछ ना कुछ ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम, जो इनफर्टिलिटी के मेनली हम आज डिस्कस करेंगे फीमेल साइड में। तो फीमेल साइड में मैक्सिमम पेशेंट मिलेंगे ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम में, कि पेशेंट को कुछ पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या सिस्ट बन जा रही है उसको, बार बार चॉकलेट सिस्ट बन रही है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो रही है। तो वैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके रिलेटेड, तो एटलीस्ट 30-40% जो पेशेंट मिलेंगे मैक्सिमम, तो वो ओवेरियन फैक्टर्स वाले मिलेंगे पेशेंट। मेनली कई बार ओलिगो प्रॉब्लम हो रही है, ओलिगो ओव्यूलेशन जिसे बोलेंगे, कि नॉर्मली हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि ओव्यूलेशन नॉर्मली 14-15 डेज के आसपास रहेगा, तो हम रिलेशन के लिए बोलेंगे कि ये दिन के आसपास आपको फिजिकल रिलेशन रखना है। तो कई बार ओव्यूलेशन बहुत डिले हो रहा है, डिले हो रहा है तो उसके बाद वो कई बार सिस्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरे प्रॉब्लम जो है अनओव्यूलेशन, यानी वहां से ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। आप कई बार पेशेंट हमारे पास फाइल लेके आएंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि एलोपैथी में, मॉडर्न में कई बार अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो पहले क्लोमिफेन साइट्रेट करके एक मेडिसिन है, वो दी जाती है। तो उसके एटलीस्ट 2-3 महीने वो चलाएंगे, उसके बाद हॉर्मोन्स के ऊपर रहेंगे। एचसीजी हार्मोन जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और दूसरा एक एचएमजी हार्मोन करके रहेगा, इंजेक्टेबल फॉर्म में वो यूज किया जाता है। तो नॉर्मली वो ओवरी को सेंसिटिव ज्यादा बना के बाद में स्टिमुलेट करके वहां से ओव्यूलेशन करवाते हैं। तो फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इंजेक्शन की वजह से भी। तो ऑन ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में बार बार ये मेडिसिन लेने की वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिस में पेशेंट मिलेंगे वो ओवेरियन फैक्टर्स के मिलेंगे। उसके बाद सेकंड में हम जाएंगे तो ट्यूबुल ब्लॉकेज वाले, ट्यूबुल फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं, कि कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आएंगे कि एचसीजी का रिपोर्ट करवाया है हिस्टेरो साल्पिंजोग्राफी करके, तो एचएसजी में एक साइड में ब्लॉकेज है। कई बार बाइलेटरल ब्लॉकेज हो सकता है, दोनों साइड में ब्लॉकेज है। दूसरा आजकल जो बहुत सारे पेशेंट को मिलेगा वो हाइड्रोसाल्पिंग्स करके। कई बार क्या है कि पेल्विक में कहीं पे लंबे टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है,
कहीं पे इन्फ्लामेशन है, तो जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, तो वो कई बार फेलोपियन ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है, तो उसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिलेगा। कई बार नली चिपकी हुई भी हो सकती है, एडेशन, वो भी लंबे टाइम की इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। तो सेकंड जो हम लेंगे कि ज्यादा ओपीडी में आने वाले पेशेंट वो ब्लॉक वाले रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, तो उसके बाद आता है यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्राइन फैक्टर्स यानी कि जो गर्भाशय है, तो गर्भाशय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ईटी, ठीक है, एंडोमेट्रियम थिकनेस है, तो वो बहुत ही उसकी साइज कम हो रही है, क्योंकि ओवुलेशन हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो भी प्रिपेयर्ड हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो ट्रांसफर होके यूट्रस में आना चाहिए। तो अगर वहां पे एंडोमेट्रियम थिकनेस सही नहीं है, तो फिर वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो थोड़े दिन के बाद में वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। उसके बाद कई पेशेंट ऐसे रहेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड वाले, आयुर्वेद में जिसे हम गर्भाशय ग्रंथि जिसे बोलते हैं। अगर छोटी हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार पेशेंट को मल्टीपल फाइब्रॉइड रहेंगे, तो मल्टीपल फाइब्रॉइड की वजह से भी इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम रहेगा। ओके, तो फाइब्रॉइड की जैसा ही एक पॉलिप करके डिसीज है, तो पॉलिप में सेम सिचुएशन उसमें रहेगी, तो ये प्रॉब्लम फाइब्रॉइड वगैरह उसमें ज्यादा मिलेंगे। दूसरा, थोड़ा शेप में प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे पेशेंट हमें ऐसे मिलेंगे कि बार बार यूट्रस क्लीनिंग करवाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ हार्मोनल पील्स ले ली, तो उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स हो गए, तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम थिकनेस बार बार जिसकी बहुत चौड़ी हो जाती है, नॉर्मली थिकनेस जो 8-10 mm के आसपास होनी चाहिए, तो बार बार उसको क्लीनिंग करना पड़ता है। तो बार बार क्लीनिंग करने की वजह से कई बार दोनों जो वॉल है एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी पेशेंट को ज्यादा आजकल देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम देखेंगे तो सर्विक्स बहुत कम पेशेंट मिलेंगे, लेकिन जो पेशेंट लंबे टाइम से इन्फेक्शन है, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज हम बोलेंगे, श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया जिसे बोला जाता है, तो लंबे टाइम से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सर्विक्स में आगे जाके बाद में वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे क्रॉनिक सर्विसाइटिस हम बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से स्पर्म वहां से इजीली एंटर नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रैक इन्फ्लामेशन की वजह से कम हो गया है। तो बहुत सारे पेशेंट हमें क्रॉनिक सर्विसाइटिस वाले भी मिलते हैं। कई बार पेशेंट की जो वजाइनल पीएच है, तो उसमें पीएच लेवल में कई बार चेंजेस आ जाते हैं, तो पीएच लेवल चेंजेस की वजह से जो वहां से म्यूकस जो है, नॉर्मली फिजियोलॉजी क्या है कि ऑन 14th और 15th डे थोड़ा सा म्यूकस थिन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो थिन रहेगा तो इजीली स्पर्म वहां से एंटर होगा। तो अगर वो थिन नहीं होता है, तो भी थिक होने की वजह से वहां पे प्लग बन जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे हमें जिसे हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, क्योंकि कई बार उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है फीमेल का, वो इतना ज्यादा एक्टिव रहेगा, रिएक्टिव रहेगा, कि जब भी स्पर्म बॉडी में एंटर होता है तो वो इसे एज अ फॉरेन बॉडी मान लेता है और उसके सामने एंटीबॉडी प्रिपेयर करना ट्राई करता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम होगा तो स्पर्म को वो किल हो जाएगा उसकी बॉडी में। तो ये प्रॉब्लम भी आजकल बहुत पेशेंट को मिलती है, लेकिन जैसे मैंने बताया सबसे मैक्सिमम ओवरी वाले, उसके बाद ट्यूबल ब्लॉक, उसके बाद यूट्राइन फैक्टर, और लास्ट में जो सर्विक्स वगैरह छोटे बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो मैक्सिमम पेशेंट हमें इस तरह के अभी आजकल प्रैक्टिस में मिलेंगे। जी सर। अब हम सर चिकित्सा पे आते हैं कि इनफर्टिलिटी को आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं, और साथ ही में हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए चिकित्सा करते टाइम। ओके, देखिए, जनरल फैक्टर्स हम देखेंगे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो जो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो सबसे पहले हमारा आयुर्वेदिक डायग्नोसिस होना चाहिए। बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज है कि जैसे आप ओपीडी में बैठे हैं, मेनली हम गायनिक की ओपीडी में देखते हैं इनफर्टिलिटी वाले, तो पेशेंट जब भी सभी जगह से मना किया जाता है उसके बाद आयुर्वेद में आते हैं, वो एक कॉमन चीज हमने देखी है प्रैक्टिस में। तो हमारे पास वो 4-5 फाइल लेके आएंगे कि ये सब फाइल है, हम पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे कि आप सर फाइल देख लीजिए, ठीक है।
तो हम पहले यही बोलते कि हम फाइल जरूर से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपको जो हमें पूछना है वो थोड़ा पूछ लेंगे, और उसके बाद हम फाइल, आपकी जो जितनी भी फाइल है वो आराम से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कई बार हम पहले अगर फाइल देखना चालू करेंगे तो डायग्नोसिस हमारा चेंज हो सकता है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पीसीओडी वाला पेशेंट मेरे पास आ गए, ठीक है, और उसने मुझे दिखाया कि भाई पीसीओडी है, तो बाद में मेरी जो क्वेश्चन की लाइनिंग है वो पूरी पीसीओडी की तरफ चली जाएगी, कि मैं पूछूंगा कि भाई हिर्सुटिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर है कि नहीं। तो मुझे जो पूछना है आयुर्वेद के हिसाब से, तो कई बार वो मिस हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले एक बार जो हमारा डायग्नोसिस होना है वो आयुर्वेद के हिसाब से करना चाहिए। फाइल 100% हमें देखनी है, सभी रिपोर्ट्स देखना है, उसको भी हमें थोड़ा नोटिस करना है, लेकिन डायग्नोसिस हमारा जो है वो मस्ट आयुर्वेद के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कॉमन हम सभी पैरामीटर्स देखेंगे कि साम निराम हमें देख लेना है, पेशेंट का अग्नि कैसा है वो अग्नि हम देख लेंगे, बल है, पेशेंट की प्रकृति है, पेशेंट का देश काल, ये सब जो सभी कॉमन डिसीज की जो है पैरामीटर्स, वो सब कुछ गायनिक में देखना है। उसके बाद जो मेन है वो है आर्तो परीक्षा। ठीक है, मेंसुरेशन हिस्ट्री जिसे हम मॉडर्न में बोलेंगे। तो बहुत सारी हमारे जो संहिता है, तो संहिता में दिया गया है कि मेनली आर्तो परीक्षा के लिए कि शुद्ध आर्तव किसे बोलते हैं, तो बहुत सारे श्लोक उसके लिए है। ठीक है, तो मेनली जो शुद्ध आर्तव के लक्षण जो हम चरक संहिता के हिसाब से थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें दिया गया है कि शुद्ध आर्तव किसे बोलेंगे। ठीक है, तो पेशेंट को हम कैसे पता चलेगा कि आर्तव शुद्ध है या उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहले आर्तव परीक्षा में जो चरक संहिता में बोला है वो है, बोला है मासान। ठीक है, मासान यानी कि हर एक महीने में पीरियड्स रेगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। कई बार हम ओपीडी में देखते हैं, तो पेशेंट हमारे पास आएंगे कि मुझे जो मेरे पीरियड्स है वो 25 दिन ही आ रहे हैं, 25 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं। तो हम पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, 25 दिन में घर आ रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि बाद में जो मेरी फ्रेंड है उसको तो 30 दिन में आ रहे हैं। तो हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। तो पेशेंट को ये बोलना है कि जब से आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो जो साइकिल है वो आपके लिए प्रकृति है। ठीक है, तो ये चीज एक हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। कई पेशेंट ऐसे भी मिलेंगे जिसको 34-35 डेज के पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए वो प्रकृति है। अगर उसमें हम अगर चेंज करने जाएंगे तो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकता है। मॉडर्न के हिसाब से भी हम देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंस है वो बोलेगा कि रेगुलर साइकिल किसे कहेंगे, कि 28 +or -7 डेज, यानी 21 डेज भी नॉर्मल है और 35 डेज भी नॉर्मल है। तो वो हर एक पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान में रखनी है कि रेगुलर पीरियड्स होने चाहिए उसमें। दूसरा है अदाह। अदाह यानी कि पेशेंट को बर्निंग प्रॉब्लम, जब भी पीरियड्स का प्रॉब्लम है उस टाइम कुछ भी बॉडी में बर्निंग रहना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड्स कुछ बर्निंग का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। कई पेशेंट जो हमें मिलेंगे वो सीवियर हाइपर एसिडिटी वाले मिलेंगे, कि जब ये पीरियड स्टार्ट होंगे तो उससे पहले सीवियर वॉमिटिंग होगी, उसे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है सीवियर, और जैसे जैसे पीरियड्स कम हो जाएंगे तो अपने आप वो सही हो जाता है। तो ये एक दाह जो लक्षण है वो भी हमें देखना चाहिए। दूसरा है अरति। अरति यानी कि पेन शुड बी पेनलेस, वो पेन नहीं होना चाहिए जब भी पीरियड्स आपको आएंगे। थोड़ा बहुत पेन सही है, लेकिन जब भी हम हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट को हमें पूछना है कि पेन कैसा होता है, कि आपको मेडिसिन ही लेना पड़ता है, आप डे टू डे वर्क नहीं कर सकते, इतना सारा पेन होता है। तो फिर वो हम कष्टार्तव या डिसमेनोरिया जिसे बोलेंगे, तो वो शुद्धार्तव की निशानी नहीं है। तो अरति वो भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण जो है उसमें देखा जाएगा। उसके बाद है पंचरात्रानुबंधी। पंचरात्रानुबंधी यानी कि फ्लो कितने दिन तक पीरियड्स आपका चलना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत पेशेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी के पीरियड्स 3 या 4 दिन है, किसी के पीरियड्स 7 दिन तक चलेंगे। तो वो हर एक पर्सन को थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो चरक ऋषि जी ने बोला है कि नेवाति बहु नेवाति अल्प, पीरियड्स बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पेशेंट को हम पूछेंगे कि कितने पेड्स आपको चेंज करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में नॉर्मली क्या होगा कि फ्लो बहुत ज्यादा होगा, तो एक 2-3 पीरियड्स फ्लो तक
पेड्स तक वो चेंज ठीक है, लेकिन यही अगर कंटिन्यूस 4-5 दिन चलेगा तो फिर वो एक्सेसिव पीरियड में चला जाएगा। तो हिस्ट्री है वो थोड़ा हमें सही तरह से नेवाती बहू नेवाती बहुत कम, यानी कि सिर्फ दाग हो रहा है कि फीमेल में पर्टिकुलरली हमने जो देखा है कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा है कि दूसरी फीमेल उसकी जो फ्रेंड है उसको पीरियड्स कैसे आएंगे, तो उसके हिसाब से कई बार हिस्ट्री देंगे हमें। तो काउंसलिंग में ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपको पीरियड्स पहले से जो फ्लो आ रहा है, जो आपका डेज है, तो वो आपके लिए नॉर्मल है, तो उसको चेंज मत कीजिए। अगर उसमें कुछ हम चेंज करेंगे तो बाद में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो जो आयुर्वेद के हिसाब से जो शुद्ध आर्तव की जो इतनी इतनी क्वालिटीज है, तो ये सब हमें देखना है। अगर उसके सिवा कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में वो विकृति समझ के हमें बाद में उसको ट्रीट करना रहेगा। दूसरा जो सिद्धांत है वो अपान वायु, क्योंकि जो मूत्र आर्तव सकृत, ठीक है, जो भी है तो उसका टोटली जो कमांड है वो अपान वायु के हाथ में है। तो आर्तव की जितने भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हम मेनली इसीलिए उदावर्त जो है, तो उदावर्त की चिकित्सा गायनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। तो अपान वायु में खास एक हिस्ट्री में खास हमें ध्यान में देखना चाहिए। दूसरा है सत्व परीक्षा। नॉर्मली फीमेल में हम देखेंगे तो थोड़ा अल्प सत्व रहेंगे, तो जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सत्व की ट्रीटमेंट करते हुए कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा है और मेनली जो इनफर्टिलिटी है तो वो सत्व के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो अगर अल्प सत्व है तो उसके लिए चिकित्सा होनी चाहिए, तो सत्व की चिकित्सा खास उसमें होनी चाहिए उसके लिए। और जो लास्ट में है कि शुक्र की परीक्षा मेल साइड में हम देखेंगे, बहुत ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक रूल है कि जब भी पेशेंट इनफर्टिलिटी वार्ड या भी आप ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास कोई कपल है और कहीं पे उसने ट्रीटमेंट नहीं ले, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट होना चाहिए वो मेल का रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे इजी रिपोर्ट है, सबसे चीप रिपोर्ट है। बाकी फीमेल साइड में आप देखेंगे तो उसमें बहुत पेनफुल भी रिपोर्ट्स है, जैसे एचएसजी आपने करवाया है किसी ने, तो वो दूसरी बार कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा पेशेंट, क्योंकि इतना सारा पेन होता है। ठीक है, तो खास सभी में ध्यान में रखना चाहिए कि मेल के रिपोर्ट्स होना ही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट फाइल लेके आएगा तो फीमेल के बहुत सभी रिपोर्ट हो गए हैं, उसके एक ही रिपोर्ट 3-3 बार 4-4 बार हो गए और मेल का एक भी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेल का रिपोर्ट हो जाए, कहता है आपकी 50%, तो ये लाइन क्लियर हो जाएगी, तो बाद में आपको एक तरफ ही देखना रहेगा और वो एकदम इजी रिपोर्ट है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो मेल के रिपोर्ट से हम स्टार्ट करें। जी सर। सर आप इसमें पीसीओडी की बात की थी, तो आजकल उसके भी केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमें उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, पीसीओडी तो आजकल बहुत पेशेंट मिलेंगे, खास करके स्टूडेंट से लेकर अभी तो हमने ऐसे केस देखे हैं जैसे 11 साल 12 साल पीरियड्स जस्ट स्टार्ट हुए हैं और उसमें भी पीसीओडी देखने को मिलता है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है तो वो इस तरह की हो गई, तो पीसीओडी उसी की वजह से बहुत बढ़ चुका है। पीसीओडी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो दो टाइप के पेशेंट उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्रमेह चिकित्सा हमने देखी कि दो तरह के पेशेंट, स्थूल और कृश, स्थूल प्रमेह कृश प्रमेह। तो एग्जैक्टली जो पीसीओडी में जो पैटर्न मिलेगी वो दो तरह की मिलेगी कि एक तो स्थूल पेशेंट है और दूसरे जो है वो कृश पेशेंट है। स्थूल जो पेशेंट है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस में हमें वही पेशेंट मिलेंगे। जैसे 100 पेशेंट है उसमें से आप देखेंगे तो 90 पेशेंट वो कैसे रहेंगे कि वो मोटे हैं, उसके बॉडी वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे स्थूल पेशेंट उसको मैक्सिमम उसमें मिलेंगे। दूसरे जो है वो क्रूस, क्रूस बहुत कम मिलेंगे। जैसे 100 में से 10 पेशेंट ऐसे रहेंगे वो क्रूस रहेंगे, उसका वेट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, कई बार वो वेट भी लॉस हो रहा है, तो वैसे भी पीसीओडी वाले पेशेंट आपको मिलेंगे। जो ओबेसिटी वाला जो पेशेंट है उसकी जो पीरियड्स की पैटर्न है तो उसमें नॉर्मली क्या रहेगा कि पीरियड्स उसको डिले हो रहे हैं। जैसे उसकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो 1.5-1.5 महीना हो रहा है, 2-2 महीने हो रहे हैं। कई कई पेशेंट तो ऐसे मिलेंगे कि 1-1 साल से पेशेंट उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं पीसीओडी वाले। तो ज्यादातर पेशेंट जो है वो कफ वाले
कफ का अवरोध जिसे हम बोलेंगे। तो हमारे जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसमें, तो वो अवतर्पण, ठीक है, दो तरह की व्याधि जो हमारे उसमें बताए गए, अवतर्पण और संतर्पण। तो ये जो पीसीओडी वाला जो है 90% जो पेशेंट, वो हाँ उसको हमें करना है, अवतर्पण करना है, क्योंकि वो संतर्पण जन्य व्याधि है। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें वो कफ नाशक, क्योंकि जो अपान वायु का अवरोध जो है वो ऑलरेडी उसकी वजह से हो रहा है, कफ की वजह से हो रहा है। तो हमें कफ को कम करने वाली चिकित्सा करनी है। दूसरा जो हमारे उसमें संविधा ने दिया है कि स्थौल्य की चिकित्सा। तो जो भी वेट को कम करने वाली चिकित्सा, जैसे आपने आरोग्यवर्धिनी दिया, तो डेफिनेटली ये पीसीओडी वाले पेशेंट में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। मेडिसिन की डिस्कशन हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सही अगर सिद्धांत में ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर एक की मेडिसिन भी अलग अलग रह सकती है। तो स्थौल्य की चिकित्सा ज्यादा करेंगे। दूसरा रज का प्रवर्तन, मेनली अवरोध को तोड़ के हमें जो रज है उसका प्रवर्तन करवाना है। तो उसके लिए जितनी जितनी जो इंडक्शन के लिए ड्रग है तो वो हम उसके लिए दे सकते हैं। जैसे कि भाव प्रकाश में हम देखेंगे तो काले तिल का काढ़ा दिखाया है कृष्ण तिल को आद करके। तो अगर बहुत ज्यादा अवरोध है, पेशेंट को पीरियड 2-2 महीने तक नहीं आ रहे, तो कृष्ण तेल का क्वाथ बना के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आप दे सकते हो। तो उसके साथ रजा प्रवर्तनी वटी भी दे सकते हो, तो पीरियड्स उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप काश्यप संहिता में देखेंगे कि जिसको बहुत लंबे टाइम से अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसके लिए सतपुष्पा यूज करने के लिए बोला है। तो सतपुष्पा जिसे गुजराती में हम सुआ बोलेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा उसमें काम करेगा। स्टोन में बहुत बहुत सारे जो औषधि हम यूज करते हैं असमरी में, तो उसमें है कुलथ। तो कुलथ भी डेफिनेटली पीरियड्स को लाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बैंगन वार्ता जिसे कि थोड़ा गर्म उसके खाने में है। तो ये सब चीजें जो ऐसी है कि वो कफ का अवरोध कम करके बाद में पीरियड्स का उसको प्रवर्तन करवाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मेनली जो जितने भी स्थूल वाले पेशेंट है, तो उसमें जो भी हमारी ट्रीटमेंट करती है वो कफ को नाश करने वाली और रज का प्रवर्तन करवाने वाले ट्रीटमेंट रहनी चाहिए। अभी जो दूसरे पेशेंट है वो 10% में रहेंगे कि क्रिस पेशेंट। पेशेंट नॉर्मली जो रहेंगे उसमें उसका आप वेट देखेंगे तो 35 किलो के आसपास है, 38-40 किलो के आसपास ही पेशेंट रहेंगे। अभी ये जो पेशेंट में जो पैटर्न मिलेगी आपको, तो पीरियड्स थोड़े से डिले हो रहे हैं उसमें, कई बार पीरियड्स उसको जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेनली उसमें जो एक सिम्टम मिलेगा कि पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। जैसे पीरियड एक बार स्टार्ट हुआ तो उसको 15-15 दिन, कई के पेशेंट हमने ऐसे देखेंगे कि 1-1 महीने तक पीरियड्स चालू रहेंगे, ठीक है। और वो ब्लीडिंग कैसा रहेगा कि स्पॉटिंग ब्लीडिंग, थोड़ा 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 पीरियड्स आ रहा है, उसको ज्यादा पीरियड्स भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई वीकनेस भी नहीं है, लेकिन स्पॉटिंग ब्लीडिंग लंबे टाइम तक चलती है, कि एलोपैथी में नॉर्मली उसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोला जाता है। तो उसमें ये जो चिकित्सा है वो टोटली चेंज हो जाएगी। अभी अगर क्रिस पेशेंट है उसको अगर आप रजा प्रवर्तनी वटी देंगे तो पेशेंट डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी लंबे टाइम से पीरियड्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो उसमें जो हमें ड्रग यूज करना है वो इतनी उग्र, जो अति उष्ण है वो हमें यूज नहीं करना रहेगा। तो ये चीज हमेशा उसमें ध्यान हमें रखनी चाहिए। तो इसमें चिकित्सा करनी है वो टोटली हमें संतर्पण जन्य चिकित्सा करनी रहेगी, ठीक है। आप मात्रा बस्ती कर सकते हो, सतावरी है, सतावरी अच्छा काम करेगा उसमें, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। यष्टिमदी उसमें काम करेगा, तो यष्टिमदी जैसे आप सिंगल ड्रग आप दे सकते हो। पीरियड्स के लिए अगर आपको देना है तो कन्या लोहादी वटी, ठीक है, क्योंकि रज प्रवर्तनी वटी से सौम्य जो है वो कन्या लोहादी वटी है। तो कन्या लोहादी वटी में नॉर्मली गुलकंद जो मेन है, तो वो भी आप दे सकते हो उसमें। तो जो ड्रग है उसमें थोड़े से सौम्य रजा का प्रवर्तन करने वाले, लेकिन जो सौम्य है ज्यादा उग्र नहीं है, तो वैसे ड्रग का उसमें यूज करना चाहिए। क्योंकि पेशेंट अगर आप बहुत ज्यादा आरोग्यवर्धिनी जैसे ड्रग उसमें यूज करेंगे तो पेशेंट का बाद में क्षय में जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका वजन बहुत कम है, वजन कम हो रहा है। तो पीसीओडी की समझ के अगर हम ज्यादा गर्म मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें हमें जो भी संतर्पण चिकित्सा है वो सब चिकित्सा में हमें ध्यान में रखना है। हम्म। जी सर, और साथ ही में कॉमन गायनेक इश्यू एक ओवेरियन सिस्ट का भी है, तो सर हाँ। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे अप्रोच उसको करना चाहिए। यस। हम्म। देखिए ओव्यूलेशन वाले जो प्रॉब्लम है हम्म। ज्यादातर पेशेंट को लास्ट में, जैसे मैंने आगे बताया,
कि पेशेंट को ओव्यूलेशन स्टडी चल रही है 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, लेकिन वहां से वो अलग नहीं हो रहा है और बाद में सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार उसके साथ थोड़ा सा ब्लड भी कलेक्ट हो सकता है, जैसे जिसे हम चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे। बाद में उसके ऊपर धीरे धीरे लेयर बनते जाएंगे। कई बार एंडोमेट्रियोसिस जिसे बोलेंगे कि जो गर्भाशय में अंदर की तरफ जो सेल बनने चाहिए, तो वो ओवरी के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो भी कई बार ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉब्लम, तो उसमें भी ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो वो भी एक इसी तरह का एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो सिस्ट वाले जो भी पेशेंट है, उसमें हम थोड़ी बहुत जो चिकित्सा है वो पीसीओडी में जैसे हमने जो डिस्कस किया, तो उसके हिसाब से ही करेंगे कि पेशेंट के पीरियड्स की पैटर्न कौन सी है, कि पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं पेशेंट को। लेकिन मेनली ओव्यूलेशन के जो प्रॉब्लम वाले पेशेंट जो हमें देखने को मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मिलता है वो है पेन। तो अपान वायु का जो अनुलोमन होना चाहिए, तो वो अनुलोमन हमें सबसे पहले उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो पूरी जो हमारी संहिता में उदावर्त की चिकित्सा दिखाई गई है, ठीक है। तो उदावर्त चिकित्सा जो है अपान वायु का अनुलोमन करने के लिए है। तो अपान वायु अनुलोमन जितना आप इजीली अच्छी तरह से करेंगे, तो ओव्यूलेशन के लिए वो अच्छी तरह काम करेगा। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है आयुर्वेद में दिया गया है, ग्रंथि की चिकित्सा दी गई है, खास करके सुश्रुत संहिता में। तो ग्रंथि की चिकित्सा में भी बहुत सारे ड्रग दिए गए हैं। जैसे आप काचनार गुगलू है, त्रिफला गुगलू आप यूज कर सकते हैं। काचनार का अलग से क्वाथ दिया गया है। गोरख मुंडी का क्वाथ है, तो गोरख मुंडी घन भी अवेलेबल है आजकल। तो वो डेफिनेटली उसमें काम करेंगे, ठीक है। दूसरा लता करंज है, तो लता करंज भी ओव्यूलेशन के लिए अच्छा काम करेगा। तो शोथ की चिकित्सा भी उसमें अच्छा काम करेगी। जैसे अभी स्लीपद में नित्यानंद रस करके ड्रग है, आपको पता होगा, तो नित्यानंद रस भी उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो जो भी संहिता में हमारे शोथ के नाशक जितनी चिकित्सा दी गई है, जितने भी ग्रंथि की चिकित्सा दी गई है, तो ये दोनों चीजें और अपान वायु का अनुलोमन, ये चीज उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरा जो हमने देखा है ओव्यूलेशन के लिए, तो नस्य बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिजियोलॉजी में जब भी हम स्टूडेंट है तो पढ़े हैं उसमें कि एचपीओ एक्सिस करके एक आता है, कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई लड़की है और वो एग्जाम दे रही है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि जो ओवरी है, तो ओवरी से जो फीडबैक जाना चाहिए हाइपोथैलेमस में, वो स्ट्रेस की वजह से नहीं जा पाता। तो स्ट्रेस की वजह से नहीं जाने की वजह से बाद में हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन हो, जीएनआरएच, वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। और उसके बाद आगे जाएंगे तो पिट्यूटरी, मेनली एंटेरियर पिट्यूटरी जो आगे से वो एफएसएच और आईएलएच को रिलीज करेगी, तो वो नहीं हो पाएगा और तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो पीरियड्स डिले हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस है तो इम्पोर्टेंट उसमें ऐसे रोल प्ले करेगा। तो इसी की वजह से अगर आप नस्य रेगुलरली जो ओव्यूलेशन के दे रहे हैं, तो ओव्यूलेशन डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और एफएसएच और एलएच अगर रिपोर्ट्स किए उसमें बहुत कम रिलीज हो रहे हैं, तो वो उसको बढ़ाने का काम करता है। और एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे तो अपने आप जो ओव्यूलेशन है वो सही तरह से होना स्टार्ट होगा। दूसरा, बस्ती की चिकित्सा अच्छा काम करेगी, क्योंकि नो डाउट हमने बोला कि जो अपान वायु है उसकी दोस्ती उसमें रहेगी। तो अगर कुछ ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो बस्ती चिकित्सा उसमें डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर उत्तर बस्ती कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो ओव्यूलेशन मेनली जो सिस्ट वाले जितने भी पेशेंट है, तो उसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम्म, जी सर। सर केशव का एक सवाल है कि वत्सक आदि कषाय यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वत्सक आदि का से डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और वो अच्छा हम्म। काम करेगा ओव्यूलेशन के ऊपर। और सीमा जी कह रहे डिलेड ओव्यूलेशन, बस उतना उन्होंने लिखा है। देखिए, डिलेड ओव्यूलेशन में जैसे हमने बताया हम्म। कि अपान वायु का अनुलोमन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अपान वायु की दृष्टि हो रही है वो हमें देखना है। रस धातु की अगर कुछ विकृति है, क्योंकि अगर चिंता है तो वो कुछ ना कुछ रस धातु में विकृति रहेगी, तो उसके लिए भी अच्छा काम करेगा। तो वो रस धातु की विकृति हमें देख लेना है।
दूसरा उसमें वटांकुर अच्छा काम करेगा, जो हम पोषवन के लिए कई बार यूज करते हैं। तो अगर वटांकुर है तो वो भी उसमें यूज कर सकते हैं अनओव्यूलेशन या ओलिगो ओव्यूलेशन वाले पेशेंट है तो। लेकिन बस्ती करवानी चाहिए, एटलीस्ट मात्रा बस्ती होगी तो उसमें अच्छा काम करेगा। और दूसरा नस्य, नस्य अगर रेगुलर कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। प्रकृति के हिसाब से आप नस्य आप सजेस्ट कर सकते हम्म, जी सर। सर एक आयुर्वेद अमृतम भी पूछ रहे हैं कि एएमएच हार्मोन के बारे में क्या है, एएमएच हार्मोन। हैं। देखिए, एंटीमुलरिन हार्मोन जिसे बोला जाता है, आजकल बहुत सारे रिपोर्ट में एएमएच के रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। एंटीमुलरिन हार्मोन क्या है कि वो आपका रिजर्व दिखाता है, सिंपल, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। जैसे जैसे जो लेडी है फीमेल वो मेनोपॉज में जाती जाएगी तो उसका बैलेंस कम होता जाएगा, क्योंकि उसके पास जो ओवरी में जो ओवम है इमेच्योर वो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे बाद में 35 ईयर की एज हो गई, 36, तो एएमएच का लेवल वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब भी आईवीएफ के लिए ट्राई करेंगे तो आईवीएफ में बहुत सारे ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग यूज होते हैं, तो उसकी वजह से मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है। तो जब भी वो पेशेंट हमारे पास आएंगे तो उसका रिजर्व ऑलरेडी कम हो गया है, क्योंकि उसने उतनी सारी मेडिसिन ले ली है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में जो खास करके हमारी जो रसायन चिकित्सा है वो आप करेंगे तो डेफिनेटली एएमएच लेवल बढ़ता है। हमने बहुत सारे पेशेंट में देखा है कि कई बार, अभी अभी एक पेशेंट हमारे पास एक दो ऐसे आए थे कि जिसको ऑलरेडी आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया गया है, एएमएच लेवल 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि बहुत ही लो फर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। तो वैसे पेशेंट को अगर आप अच्छी तरह से रसायन चिकित्सा करेंगे, बस्ती वगैरह पंचकर्मा करके बाद में करेंगे तो डेफिनेटली एएमएच लेवल उसमें ज्यादा बढ़ता है, तो बाद में एटलीस्ट उसको आईवीएफ के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एएमएच के लिए रसायन चिकित्सा सबसे बेस्ट है। तो संशोधन करके बाद में आप रसायन चिकित्सा, क्योंकि क्या है कि एज की वजह से ज्यादातर एएमएच कम हमें देखने को मिलता है। हम्म, और भी सवाल पूछ रहे हैं कि पीसीओडी स्पेशल कितने टाइम में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जैक्टली पीसीओडी पेशेंट को अगर आपको कहना है तो उसको पहले से बोलना है कि आपको 6 महीने टाइम लेके आना है, ठीक है। क्या होगा, अभी बहुत सारे पेशेंट रहेंगे वो एक ही महीने में फिर से रिपोर्ट लेके आ जाएंगे आपके पास कि हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और एक महीने की, क्योंकि सोनोग्राफी अभी तो सेल्फ भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की साइन चाहिए। तो पेशेंट जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट को बोल देना है कि मिनिमम 6 महीने, ठीक है। अगर 2 महीने 3 महीने के बाद हम फिर से रिपोर्ट करवाएंगे डेफिनेटली, अगर वो ठीक हो गया तो आपके लिए तो वो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 महीने हमें टाइम पेशेंट को पहले से देके रहना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी में भी बहुत सारे मेजर पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते हैं। जैसे सोनोग्राफी पेशेंट जब भी हमारे पास लेके आएगा तो कई बार सिस्ट की साइज बहुत ज्यादा रहेगी। एक उसमें जो क्राइटेरिया है कि सिस्ट की साइज जो है वो 10 mm से अगर ज्यादा है तो पीसीओडी काउंट किया जाता है। तो कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि जिसमें उसकी साइज 35-40 के आसपास है। तो अगर इतनी बड़ी साइज की ओवरी है तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्राइटेरिया थोड़ा हमें सोनोग्राफी में देख लेना है। अगर बहुत ही माइल्डली है पीसीओडी तो आप 2-3 महीने ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें क्लियर हो जाएगा। तो थोड़े रिपोर्ट्स हमें उसमें क्लियरली देखने की जरूरत पड़ सकती है, पीसीओडी की सीवियरिटी कितनी है। पुनिका जी पूछ रहे प्रतिमर्श नश्य भी फायदा करेगा या नहीं, नहीं। डेफिनेटली कोई भी नस्य काम करेगा, ठीक है। कई बार हाँ। जैसे हमने प्रदमन नस्य जिसे हम बोलते हैं, तो प्रदमन नस्य देने की वजह से भी ओव्यूलेशन अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि उससे थैलेमस जो है हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी दोनों अच्छी तरह से स्टिमुलेट होता है, क्योंकि बाद में प्रदमन नस्य करेंगे पेशेंट को छींकें आएगी बार बार, तो उसकी वजह से बाद में स्टिमुलेट होकर एफएसएच अच्छी तरह से रिलीज होता है, वो भी हमने देखा है। तो नस्य डेफिनेटली काम करेगा, आप कोई भी नस्य आप यूज कर सकते हैं। सर जयगिरी भाई पूछ रहे हैं कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अगर ओके। आप बताना चाहते हो हाँ, सर तो। कोई बात नहीं, एक्चुअली ये पूरा एक सब्जेक्ट अलग ही हो जाएगा लंबा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीजों टोटली अलग है, ठीक है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कई बार नॉर्मली हम प्रैक्टिस में क्या करेंगे, कॉमन ड्रग सब में देंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अश्वगंधा
अश्वगंधा नॉर्मली कोई भी मेल का कुछ प्रॉब्लम है हम दे देंगे, ठीक है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने की वजह से ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है कि उसका जो सीमिन के लिए जो थैली है वो पित्त की वजह से द्रवता बहुत बड़ी है, और द्रवता की वजह से वहां पे होल्ड नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर जो उष्ण तीक्ष्ण आहार लेने वाले जो भी पेशेंट रहेंगे तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर उसमें अश्वगंधा यूज करेंगे तो उसको प्रॉब्लम बढ़ने की आवश्यकता प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन पूरी अलग रहेगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योंकि वो पूरा वाजीकरण अध्याय के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेनली जो पावर स्टेमिना, तो उसमें अश्वगंधा डेफिनेटली काम करेगी। तो दोनों की जो मेडिसिन है वो अलग अलग रहेगी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो दोनों टोटली अलग सब्जेक्ट है उसमें। तो वो थोड़ा अलग से ऐसा हो तो कुछ नेक्स्ट टाइम हम उसके लिए अलग से लेक्चर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसमें मेडिसिन हमें अलग यूज करनी पड़ेगी। एक और है कि इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन के क्या अप्रोच हो सकता है ट्रीटमेंट का? क्वेश्चन फिर से रिपीट। इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन, अनियमित देखिए इरेगुलर मासिक जो है, स्राव। हाँ इरेगुलर मेंसेस बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है एक्चुअली, क्योंकि हम्म, इरेगुलर किसे कहेंगे, किसी को जल्दी भी आ जाता है, किसी को बहुत ज्यादा फ्लो वो भी इरेगुलर है। लेकिन कोई भी इरेगुलर वाले जो पेशेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो हम ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में ध्यान देंगे तो वो एक रस धातु के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर रस की दुष्टि रहेगी तो उसमें डेफिनेटली पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। दूसरा जो हमें ध्यान देना है कि उतावड़ की चिकित्सा, जैसे मैंने आपको बताया, अपान वायु का रोल उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा। तो अपान वायु का अनुलोमन होना चाहिए। दूसरा, अगर डिले हो रहा है तो कफ का अनुबंध है कि नहीं वो भी हमें देखना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें हैं, तो वो हमें इरेगुलर पीरियड्स में हमें ध्यान देना है। सर आजकल एबॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या अप्रोच हो सकता है आयुर्वेद के जरिए सर? यस, देखिए एबॉर्शन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम आयुर्वेद में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि 100% हम उसमें कर सकते हैं काम, ठीक है। जो भी हमने प्रैक्टिस में देखा है कि जो भी एबॉर्शन वाले पेशेंट, कई बार तो क्या होता है कि तीन तीन चार चार आईवीएफ करके पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया था, वो 5 आईवीएफ उसके ऑलरेडी हो चुके थे, और उसके बाद उसको नेचुरल प्रेगनेंसी रही और वो कंसीव हुआ। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे कि दो दो एबॉर्शन हो गए हैं, तीन तीन, क्योंकि क्या होगा कि कंसीव इजीली उसमें हो जाएगा, लेकिन बाद में सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ में है, तो बाद में वो पेशेंट कैरी नहीं कर पाता और उसके बाद एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। मेनली जो हमने उसमें पैथोलॉजी जो देखी है, तो ज्यादातर उसमें पित्त की विकृति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर में सभी जगह पे हम त्रिदोष का सिद्धांत जो है वो होगा। तो वात पित्त कफ जो गर्भाशय है यूट्रस में, उसमें भी हम देखना चाहिए। तो मेनली जो वो पित्त है, तो पित्त की द्रवता, जैसे अम्ल पित्त में हम सीखे हैं कि पित्त की बहुत ज्यादा द्रवता बढ़ी है, तो बाद में बॉडी उसे बाहर निकाल देता है नियरेस्ट वे। तो एग्जैक्टली यही पैथोलॉजी उसमें आपको देखने को मिलेगी कि गर्भाशय के अंदर पित्त की द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो बाद में क्या होगा कि वो उसे होल्ड नहीं कर पाता, और कफ की जो स्थैर्य गुण है, स्थिरता, तो वो स्थिरता कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी कैरी होनी चाहिए वो कैरी नहीं हो पाती है। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास मेनली अबॉर्शन वाले आएंगे, रिपीटेड अबॉर्शन, तो सबसे पहले उसमें संशोधन करना है, पंचकर्म करना ही है, ठीक है। अगर वो वमन विरेचन सब कुछ करवा सके तो सबसे बेस्ट, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट को विरेचन करवा लेना है। विरेचन आप करवा लेंगे, बाद में एटलीस्ट एक आध साइकिल बस्ती की करवा लीजिए, और बस्ती करवा के बाद में उसको 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चरक संहिता में जब भी हम पढ़ेंगे तो प्लानिंग से पहले एक बार संशोधन करना है, बाद में 1 महीने तक दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो उसमें भी पर्टिकुलरली बोला है कि मेल है तो मेल को ओदन और क्षीर, चावल और दूध मैक्सिमम उसके फूड में लेने हैं। फीमेल साइड में जाएंगे तो मांस और तेल, मांस यानी कि उड़द का यूज करना है, तेल मेनली तिल तेल, क्योंकि उसको आर्तव को बढ़ाना है। तो 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो ना, और उसके बाद कंसीव के लिए ट्राई करना है। और जैसे ही कंसीव हो जाए तो पेशेंट को आपको बोल के ही रखना है कि यूपीटी अगर पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना है, और बाद में
सबसे पहले जब भी जैसे ही पॉजिटिव आए कि उसके बाद हमें आयुर्वेद की जो मासानुमासिक परिचर्या जो हमने पढ़ी है, तो फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट 9 मंथ तक आपको यूज करनी है। उसमें लास्ट तक जो बस्ती चिकित्सा तक हम जो करते हैं, तो वो उसमें सभी भी 9 9 महीने तक हम ये करेंगे। खास करके जो फल सर्पी है, फलग्रित, वो प्रेगनेंसी में हमें देना ही चाहिए पहले मंथ से। और बाकी जो गर्भिणी परिचर्या जो भी हम संहिता में हमारे दी गई है, वो आप करेंगे तो डेफिनेटली उसमें 100% रिजल्ट अबॉर्शन में मिलता है। हम्म। जी सर, एक और सवाल पूछ रहे हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम हो गई हो हम्म। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर कम है तो हमें मेनली कफ को, जैसे हमने बताया कि कफ के जो स्थिरता के गुण हैं, ठीक है, उसके साथ ये कनेक्टेड करना है। तो जितनी भी औषधि है, जैसे शतावरी है, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, तो शतावरी आप दे सकते हो। यष्टिमधि उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जीवनीय गण वाली जितने भी उसके प्रतिनिधि द्रव्य है, तो सभी प्रतिनिधि द्रव्य आप यूज कर सकते हो। ठीक है। जितने भी घृत हमारे दिए हैं, शतावरी घृत है, फल सर्पी घृत है, फल कल्याणक घृत है, तो अगर पेशेंट को अग्नि अच्छा है, दीपन पाचन करवा के बाद में आप अग्नि घृत का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस कम है, तो ये सब चीज उसमें डेफिनेटली काम करेगी। हाँ, रजनीश जी का भी सवाल है कि एंडोमेट्रियोसिस का आयुर्वेदिक क्या अप्रोच हो सकता है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में अगर हम पैथोलॉजी देखेंगे तो क्या होगा कि एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियम बनना चाहिए, तो वो दूसरी जगह पे बन रहा है। ठीक है। तो वायु के जो हमने गुण देखे हैं, तो उसमें जो एक है कि उसका विवर्धन और उसका विच्छेदन, यानी अलग अलग जो डिवाइडेशन जिसे बोलेंगे, वो वायु का काम है। तो सही तरह से सही जगह पे जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ठीक है। कई बार एंडोमेट्रियम जो है, तो वो यूट्रस के मिड लेयर में चला जाएगा, बीच के लेयर में, जिसे हम एडेनोमायोसिस बोलेंगे। दूसरा, कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर भी कई बार डिपॉजिट हो रहा है। तो मेनली ये जो कार्य है, जो वो वायु का कार्य है। जब भी वायु की विकृति उसमें रहेगी, तो वायु का जो काम है विभेदन, विच्छेदन जो करना है, डिवाइडेशन जो होना चाहिए, तो वो डिवाइडेशन नहीं हो पाता। तो उसमें जो उदावरत की चिकित्सा है वो हमें करनी चाहिए। तो बस्ती चिकित्सा अगर उसमें करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस में जो मिलेगा, तो पेन बहुत ज्यादा पेशेंट को देखने को मिलता है। तो जो योनि व्यापद अध्याय में जो भी कष्टार्तव की जितनी भी चिकित्सा दी गई है, तो कष्टार्तव के ऊपर हमें काम करना चाहिए। पेशेंट को आप एरंडब्रिस्ट हरडे हरितकी दे सकते हो, घृतब्रिस्ट हरितकी दे सकते हो। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि कफ ज्यादा है, तो गौमूत्र हरितकी दे सकते हो। लेकिन हरडे का डेफिनेशन कुछ ना कुछ आपको उसमें यूज करना है। तो वायु के ऊपर मेनली काम करिए, क्योंकि वायु का काम है विभाजन, और उसमें जो विभाजन होना चाहिए वो एंडोमेट्रियोसिस में नहीं हो रहा है। जी सर। सर, हमारे साथ महेंद्र सिंह सर भी जुड़े हैं। उन्होंने सवाल किया है कि देव व्यापाश्रय का महत्व कितना है? देव व्यापाश्रय का डेफिनेटली महत्व बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ। जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नो कोज इनफर्टिलिटी, 10% पेशेंट जो है उसमें कोई भी कोज नहीं है, तो फिर हम वो पेशेंट को बोलेंगे कि आपको रेगुलरली, बहुत सारी चिकित्सा आयुर्वेद में दी गई है कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आपको शिव पार्वती गणेश की पूजा करनी है। ठीक है। आपकी जो इष्ट देवता है, तो इष्ट देवता की रेगुलर पूजा करनी। तो नो डाउट कर्म का बहुत सारा रोल है। ठीक है। क्योंकि कई बार पेशेंट हमारे पास आएंगे और वो बोलेंगे कि इस बार हमने रिलेशन भी रखा है, आपने जो मेडिसिन दी है वो मेडिसिन भी खाई है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। तो पेशेंट को हमें बोलना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें उसमें कंपाइल होनी चाहिए सेम डे पे, क्योंकि वो एक ही मोमेंट होता है, वो सब कुछ अगर इकट्ठा होगा तभी ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकती है। कि गर्भाशय है तो उसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस भी अच्छी होनी चाहिए, सेम टाइम पे एम्ब्रियो है वो भी ट्रांसफर होना चाहिए, रिलेशन भी रहना चाहिए, पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी सही होना चाहिए, डाइट भी सही होना चाहिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठा होते तभी ये प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है। तो नो डाउट कर्म का रोल है देव का। बहुत सारे हमने ये देखे हैं कि ये सब कुंडली वगैरह हॉरोस्कोप वो भी देखा जाता है उसमें। तो लेकिन देव व्यवहार से चिकित्सा डेफिनेटली उसमें करनी ही चाहिए। हम हर एक पेशेंट को बोलते हैं कि गायत्री मंत्र आप रेगुलर बोलिए, आपके जो भी इष्ट देवता है उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो डेफिनेटली वही से मिलेगी।
क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट है उसमें बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ये ट्रीटमेंट चल रही है और उसमें अगर रिजल्ट नहीं हो पाता तो पॉजिटिविटी के लिए देव की चिकित्सा जरूरी है। जी सर। सर ट्यूबल ब्लॉकेज के भी इश्यूज बढ़ रहे हैं आजकल, तो हम्म। सर उसका भी अप्रोच बता ही दीजिए आयुर्वेद के जरिए। देखिए, ट्यूबल ब्लॉकेज मॉडर्न के हिसाब से अगर कोई पेशेंट ट्यूबल ब्लॉक वाला है तो वो नॉर्मली एडवाइस करते हैं आईवीएफ के लिए कि भाई आप टेस्ट ट्यूब के लिए ट्राई करवा लीजिए, क्योंकि ब्लॉकेज है तो वो पॉसिबल नहीं होगा उसमें। लेकिन आयुर्वेद में हम देखेंगे तो उसमें एटलीस्ट हम थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर 10 पेशेंट है ट्यूबल ब्लॉक वाले, तो अगर हम सभी में अगर उत्तर बस्ती करेंगे तो उसमें 40-50% के 5 से 6 पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि जिसमें ब्लॉकेज ओपन होते हैं। तो मेनली ब्लॉकेज कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे फेलोपियन ट्यूब है तो उसमें 3 टाइप के ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं। एक है प्रॉक्सिमल एंड, यानी कि जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस जहाँ पे कंजक्ट होते हैं, तो वहां पे कई बार ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। तो वो जो ब्लॉकेज होता है वो एंडोमेट्रियम थिकनेस की वजह से रहता है। तो ये ब्लॉकेज इजीली ओपन हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से उत्तर बस्ती करेंगे, तो ये ओपन हो जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड पेशेंट देखने को मिलेंगे वो मिड लेयर, यानी कि जो बीच का जो है वहां पे ब्लॉक हो सकता है। तो जो अभी हमने डिस्कशन की कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो कई बार एंडोमेट्रियम के जो सेल है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि टीबी का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी वहां पे इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो मिड का जो लेयर है वो थोड़ा सा प्रॉक्सिमल से टफ होता है, क्योंकि उत्तर बस्ती का जो हम ऑयल देंगे तो उसका डोज भी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। वो लास्ट एंड तक वहां पे पहुंचना चाहिए, वो भी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे टफ जो है ओपन करने के, वो लास्ट में जो डिस्टल वाला जो एंड है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स वाले जो हमने आगे पेशेंट के बारे में बात की, जो पानी भरा हुआ है, तो जो हाइड्रोसाल्पिंग्स वाले पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो थोड़ा सा हमें टफ रहता है। लेकिन नॉर्मली जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट की काउंसलिंग में हम यही बोलते हैं कि ऑलरेडी आपको आईवीएफ के लिए एडवाइस दे दिया गया है। 2 लाख 3 लाख रुपए आप खर्चा करने वाले हो, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन जो आपके बॉडी के ऊपर जाएंगे तो उसकी भी बहुत सारी साइड इफेक्ट रहेगी। तो एटलीस्ट आप एक बार आयुर्वेद उत्तर बस्ती करवा के ट्राई कर लीजिए, तो एटलीस्ट 70% चांसेस रहेंगे ओपन होने के ट्यूबल ब्लॉक में। बाकी बहुत सारे वैद्य हमने देखे हैं कि जो अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट है वो भी उसके ऊपर करते हैं। लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि ओरल ट्रीटमेंट से ब्लॉकेज ओपन हो कि नहीं हो। लेकिन उत्तर बस्ती आप करेंगे, जैसे कि क्षार तेल है, कासिस तेल है, बहुत सारे ऐसे जो ऑयल है, अपामार्क क्षार तेल है, तो उसमें ओपन होने के चांसेस है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी रिजल्ट है कि उत्तर बस्ती से दोनों ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे। हम्म। जी सर, आपने मेरे सभी सवालों का आंसर बड़े अच्छी तरीके से दिया है, और आशा करूंगा कि ऑडियंस का भी जो भी शंका कुशंका होगी वो भी दूर हुई होगी। तो सर मैं वो भी बताना चाहूंगा कि आपको अगर ऑडियंस को कुछ और कहना है, किसी औषधि के बारे में बताना है, केस के बारे में बताना है, तो वो भी बता सकते हैं सर आप। ओके। वैसे तो लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन एक दो चीजें हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस हमेशा हमारा आयुर्वेद के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा कई बार क्या करते हैं कि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा जो रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन को हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं कई बार। तो ये नहीं होना चाहिए। मेनली गायनेक में जैसे अभी कोई ट्यूबल ब्लॉक वाला है तो वो मुझे मैं एचएसजी जब भी करवाऊंगा तो तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि फाइनली ये बायोफिजिक्स है, ऐसा कुछ एलोपैथी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए उसमें। जैसे कोई फाइब्रोइड वाला पेशेंट है, पॉलिप वाला पेशेंट है, तो उसमें भी सोनोग्राफी की आवश्यकता हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशंस जो है, आप डायग्नोसिस हमें डेफिनेटली आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन रिपोर्ट्स को अवॉइड नहीं करना है। रिपोर्ट्स आपको सही तरह से अच्छी तरह से देख लेना है, और बाद में दोनों को अच्छी तरह से मिला के अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें सक्सेस की रेशियो हमारे ज्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो ये चीज एक ध्यान में रखना है।
दूसरा मानस चिकित्सा, मैंने बोला कि अगर फीमेल पेशेंट है तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा हम ध्यान देंगे। कुछ ना कुछ ऐसे मेडिसिन जो है, जो मेद्य रसायन, तो चिकित्सा में अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली उसमें अच्छा रहेगा। थायराइड वगैरह है तो थायराइड को भी हमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ सकती है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे कि साथ में थायराइड लेके आएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये चीज भी हमें देखना है, इन्वेस्टिगेशन सही तरह से हमें देखना है, डायग्नोसिस हमारा जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें साथ में हम अगर संकलित करके काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। जी सर, धन्यवाद सर। महेंद्र सिंह सर भी आपको बधाई दे रहे हैं कि गायनेकोलॉजी एक नया होप है फ्यूचर के आयुर्वेद में, और नहीं आप नहीं, अच्छा काम कर रहे हो सर उसके अंदर। नहीं हम आयुर्वेद में अच्छा काम कर सकते हैं गायनेक में, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे फील्ड है कि जिसमें हार्मोन के सिवाय कोई दूसरी औषधि नहीं है। तो उसमें आयुर्वेद में, क्योंकि क्या है कि आयुर्वेद में अभी बहुत कम प्रैक्टिस जो है, मेरा भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी अभी ज्यादातर ट्रायल करके ही सीख रहा हूँ। तो लेकिन डेफिनेटली आयुर्वेद जो है वो गायनेक के लिए भी बहुत अच्छा, प्रैक्टिस के लिए उसकी संभावना हो सकती है। जी बिल्कुल, जय धन्वंतरी सर। आगे भी हम अगर सेशन हो सके तो और भी करेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और आपने इतना कीमती समय निकाला इस सेशन के लिए, उसके लिए फिर से धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद और जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी सर।